हाय गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो हम लोग यहाँ पे आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से एक ऐसा इशू चल रहा था हमारे देश के अंदर जिसके ऊपर हाँ भी नहीं हो रही थी और ना भी नहीं हो रही थी। सो फाइनली यहाँ पर आज जो कि है गुरु पूर्णिमा का दिन, या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जो गुरु पर्व आज यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है विद इन द इंडिया, तो इसके उपलक्ष्य में कुछ अनाउंसमेंट हुआ है जहाँ पे मोदी जी ने सॉरी बोला है और आगे क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल 18 मिनट्स का ये पूरा उनका एक तरीके से संबोधन था देश के नाम पर, और उसी के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, फार्म बिल के बारे में क्या अनाउंसमेंट हुआ है, वो सारी चीज़ें डिस्कस तो करेंगे। लेकिन फार्म बिल के बेसिस पे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, या फिर फार्म बिल के अंदर कौन कौन से क्लॉजेज हैं जिसके ऊपर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्लास के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा और शुरुआत करते हैं यहाँ पे। फ्री फार्म लॉज रिपेल्ड, सो फाइनली रिपेल्ड हो गए हैं। अब कहोगे कि मैम इतने लंबे टाइम से ये जो पूरा विवाद चल रहा था किसानों के साथ में, लखीमपुर खीरी के अंदर भी आपने देखा कि वहाँ की जो घटना हुई थी उसमें काफ़ी सारे किसानों की डेथ हुई, या फिर आप अगर देखें दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर, जब मैं वहाँ पे थी तो उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था। तो ये सारा ये फार्म बिल को लेके ये जो पूरा एक डिस्प्यूट सा बन गया था, ये पूरी तरीके से अब बिल तीनों वापस ले लिए गए हैं। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ से पॉइंट ये आया कि क्या ये किसानों की जीत है, या फिर हम ये क्या समझ सकते हैं कि इससे जो प्रॉब्लम्स थी क्या वो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आ गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन तीनों बिल को वापस लेने के बाद में जो प्रॉब्लम्स थी उनका सल्यूशन निकल आया है, तो जी हाँ, प्रॉब्लम का सल्यूशन कुछ ऐसा नहीं है कि अभी हमने यहाँ पर इस कानून को वापस लिया और कहानी सही हो गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। हर एक चीज़ को यहाँ पे टाइम लगेगा और ये अब एक लॉन्ग प्रोसेस होने वाला है। आपको ध्यान होगा कि जब ये बिल आया था तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया था, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, जिसके बीच में एक नाम आया था हरसिमरत कौर जी का। कमेंट बॉक्स में छापते हुए चलना कि हरसिमरत कौर जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री थी उस टाइम पर जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, जब उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दिया था। अब देखो, बिल तो वापस हो गया। 18 मिनट की पूरी स्पीच में मोदी जी ने क्या कहा, पहले मैं आपको 1 मिनट में वो बता दूं, उसके बाद में तीनों बिल क्या हैं वो समझा देते हैं। देखिए, 18 मिनट की पूरी स्पीच के अंदर जो भी बातें आई हमारे पेपर में नहीं आएगी, बट कहा क्या है वो सुन लीजिए। उन्होंने बोला सॉरी टू द नेशन, और कहा कि ये जो बिल थे एक्चुअल में ये किसानों के प्रॉफिट के लिए लाए गए थे, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे किसान थे जिनको हम समझा नहीं पाए, जिसके चलते हमें ये जो बिल है ये वापस लेना पड़ रहा है। इन्होंने ये भी बोला कि 2014 में जब मैं चुनाव जीता था तो चुनाव जीतने के बाद में मैंने ये कसम खाई थी कि मैं सबका प्रॉफिट करूंगा, सबको यहाँ पर हर एक चीज़ प्रोवाइड करूंगा, एंड सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा वो एग्रीकल्चर के ऊपर रहेगा। वाई? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया की जब बात आती है तो मैक्सिमम डिपेंडेंसी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर हमेशा से थी। हाँ, ऑल्दो अब अगर देखोगे तो सर्विस सेक्टर भी आपको मिलता है, बट एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी देखने को मिलती थी। तो इन्होंने यही कुछ बातें कही हैं 18 मिनट के अंदर, और अब बिल वापस। अब देखो यार, आज सुबह जब तुमको करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो मैंने वहां पे एक चीज तुमको बोली थी कि जब तक ये प्रोसेस चल रहा है यूपी के अंदर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होता रहेगा, और ये अनाउंसमेंट आज होने जा रहा है कहाँ से? झांसी के अंदर। आपको ध्यान होगा मैंने आज सुबह ही करंट अफेयर्स में आपको ये चीज़ मेंशन करी थी कि झांसी के अंदर 3 दिनों का उत्सव चल रहा है, जहाँ पे ड्रोन इंडिया के नाम किए जाएंगे, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इंडिया के नाम किए जाएंगे, और यहाँ पे ये जो 3 बिल हैं इनको वापस ले लिया जाएगा। तो आइए ज़रा बात करते हैं तीनों बिल के बारे में कि एक्चुअल में ये जो 3 बिल हैं ये क्या कहते हैं। ठीक, सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल से। अब मैम ये क्या है, क्या मैम ये कुछ बताएंगे इसके बारे में? कुछ तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो आइए ज़रा बताते हैं कि एक्चुअल में बिल क्या है। क्या लिखा हुआ है? एसेंशियल लिखा है। एसेंशियल का मतलब क्या होता है?
रोज़मर्रा की चीज़ें, जिस चीज़ की ज़रूरत हमको हर दिन पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल तुम तो कह दोगे कि मैम आजकल तो पानी की ज़रूरत हर दिन नहीं पड़ती क्योंकि नहाते नहीं हो तुम लोग, है ना। तो एसेंशियल प्रोडक्ट्स का मतलब हो गया कोई एक ऐसी चीज़ जिसकी जो नीड है वो आपको हर दिन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक बिल आया था एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल कब 2020 में। आप कहेंगे कि मैम ये जो बिल आया था क्या ये बिल के फॉर्म में आया था? सुनिएगा, इसको एक ऑर्डिनेंस बिल के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया था। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई बिल ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आता है तो उसके लिए कोई चर्चा होना ज़रूरी नहीं होता, वो बिल ऐसे ही प्रेजेंट कर दिया जाता है विदाउट एनी डिबेट, ठीक है। और जब ये ऑर्डिनेंस आता है तो ऑर्डिनेंस के लिए मैक्सिमम जो टाइम होता है वो कितना होता है? 6 मंथ रहता है और उसके बाद में इसको दोबारा से कानून का रूप देना होता है, ठीक। तो ये ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आता है। सेकेंड पॉइंट क्या था, इसके अंदर बोला गया था, जो पॉइंट बोला गया था वो समझिएगा। इसके अंदर कहा गया था जब ये पहले बिल बना था, अब तो ये ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आया, बोला गया कि अगर कोई भी डीलर है, ठीक है, तो वो किसी भी चीज़ को एकोमोडेट करके नहीं रख सकता। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया जैसे कि सपोज करिए एक राशन की दुकान है, पीडीएस सिस्टम के अंदर वो दुकान आती है। जब उस व्यक्ति के पास में बहुत सारा राशन कलेक्ट हो गया तो उसने उसका भंडारण करके रख लिया। भंडारण इज व्हाट? एकोमोडेशन। भंडारण का मतलब क्या हो गया? एकोमोडेशन। उस चीज़ को उसने अपने पास में इकट्ठा करके रख लिया और उसने उसको बेचा नहीं। अब तुम खुद से सोचो कि अगर ये चीज़ यहाँ पे अलाउ करी जाएगी तो इससे क्या होगा? जब बाकी लोग कहेंगे कि भैया इसने तो भंडारा करके रख लिया, अपने पास छुपा के रख लिया है, अब भंडारा हो तो हो कैसे? भंडारण और भंडारा दोनों में डिफरेंस है, बस इस बात को समझिएगा। भंडारण का मतलब क्या है कि उसने सारे के सारे जो प्रोडक्ट से अपने पास में स्टोर करके रख लिए और पहले इस चीज़ की परमिशन हुआ करती थी, ठीक है, पहले भी इस चीज़ की परमिशन हुआ करती थी। और जब ये एकोमोडेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट के अंदर कोई भी अगर चीज़ है तो उसका अगर इस्तेमाल किया जा रहा है और अचानक से अगर उसकी शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट के अंदर तो प्राइस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्रूड ऑयल है ना, अभी देख रहे हो आसमान छू रहा है, पेट्रोल और ये सारे प्राइसेस। या मान लीजिए कि नॉर्मल लाइफ में अगर आप सरसों का तेल ले लो, यार सीधे शब्दों में बात करते हैं, सरसों का तेल है, ठीक है। अब अगर प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो उसके जो प्राइजेस हैं इंक्रीज होते जा रहे हैं। वाई इंक्रीज क्यों हो रहा है? सप्लाई नहीं है ना। अगर किसी चीज़ की सप्लाई होगी, डिमांड भी होगी तो साइकिल चलती रहेगी। लेकिन अगर किसी चीज़ की सप्लाई नहीं हो रही है और यहाँ पे डिमांड बनती जा रही है तो क्या होगा? यही तो वो डीलर है, उस चीज़ को फिर वो क्या करेगा? ट्वाइस अमाउंट में बेचेगा। यानी कि अगर कोई चीज़ 10 रुपए की थी लेकिन इसने अपने पास में उसको जमा कर करके भर के रख लिया, अब जब उसकी डिमांड मार्केट के अंदर आई तो ये कहेगा मैं 10 रुपए में नहीं, मैं तो 100 रुपए में बेचूंगा। मजबूरी है हमारी, हमको खरीदना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? मजबूरी है हमारी, हमको खरीदना पड़ेगा। तो ये इस बिल के अंदर लिखा था। अब क्या हुआ? ये जो ऑर्डिनेंस आया था, इस ऑर्डिनेंस के अंदर बोला गया कि यार देखो, डीलर के पास में तो राइट है कि वो एकोमोडेट कर सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं? किसानों को भी राइट दे रहे हैं कि वो भी अपने पास में भंडारण कर सकते हैं। ओ भाई साहब, किसानों को भंडारण करने की ज़रूरत क्या है? पहला सवाल तो यही आया कि इनको ज़रूरत क्या है, ठीक है। दूसरा सवाल ये आया कि अगर वो अपने पास में इकट्ठा कर करके रखते रहेंगे तो उनके पास में पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो हर बार सरकार नहीं देने आएगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, ये जो एकोमोडेशन है इसको पूरी तरीके से हटा दीजिए। तो सबसे पहली तो डिमांड यही थी, ठीक है। तो ये सबसे पहला बिल है। उसके बाद में देखो दूसरा बिल जो है दैट इज क्या? द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। अब ये क्या कहता है? एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। अब इसका मतलब क्या है? चलो इसका मतलब समझते हैं। जब हम इस बिल की बात करेंगे तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या आती है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप कहेंगे कि मैम इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के केस में मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे कि मान लो कि कोई लेस की फैक्ट्री है। अब लेस की फैक्ट्री या अंकल चिप्स की फैक्ट्री है तो वो क्या करेगी? लेस का प्रोडक्शन करेगी। उसके लिए क्या चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताओ। टमाटर, आलू चाहिए, ऑब्वियस सी बात है।
तो अब आलू इसको कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पर इस बिल के अंदर कहा गया कि एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो लेकर आएंगे। इससे क्या होगा, जैसे कि मान लो कि ये गोलू है, ठीक है, इसकी अपनी लेस की कोई फैक्ट्री है। अब इसको क्या चाहिए? आलू चाहिए, लेकिन इसको बहुत सारी क्वांटिटी में आलू चाहिए होगा ना। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा किसी भी गांव में किसी भी किसान के पास में और उस किसान से कहेगा कि मैं तुम्हारा सारा का सारा आलू ले लूँगा, या फिर तुम अपने खेत में आलू को ही ग्रो करो, जब ये ग्रो हो जाएगा तो मैं वो सारा का सारा आलू तुमसे ले लूँगा और तुमको पैसे दे दूँगा। ठीक है, दोनों लोगों के बीच में डील डन हो गई, डील डन हो गई। ठीक है, डील डन होने के बाद में सपोज करिए कि अगर ऐसा होता है, अब देखो आलू ग्रो किया है, टाइम लगेगा, तब तक मान लो उसको एक कोई नया डीलर मिल गया और नए वाले डीलर ने कहा कि जो गोलू है वो तुमको 1 किलो का 10 रुपये देगा, मैं तुमको 1 किलो का 20 रुपये दूंगा। अब किसान क्या सोचेगा? वो तो सोचेगा ना यार कि 20 वाले के साथ में जाऊंगा, वाई टू गो विद द 10, राइट। तो किसान सोचेगा कि मैं इसके साथ में जाऊंगा, मैं गोलू को यहाँ पे अपना सामान नहीं बेचूंगा। लेकिन जो फार्मर है अब वो क्या करेगा? अपने वादे से तो मुकर जाएगा ना, अपने वादे से मुकर गया कि नहीं मुकर गया? तो भैया यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर जो कंपनीज थी उनको भी लॉस हो सकता था, उनको भी लॉस हो सकता था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फार्मर वहाँ पे कोई बाउंड तो है नहीं। तो इसका सल्यूशन भी तो चाहिए था कि भैया ये तो कहानी हो रही है लेकिन इसका सल्यूशन भी चाहिए। तो इसका सल्यूशन दिया गया कि बिल्कुल सही बात है। तो कहा गया एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मंडीज होती हैं, है ना, मंडी के अंदर ही तो जाके सारा का सारा सामान बेचा जाता है। तो जो मंडीज होती हैं, मंडी का जो हेड होता है, हम उसको ये जिम्मेदारी दे देंगे कि ये जो डील डन हुई है ये डील फिक्स रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। भाई साहब ये क्या कर लेगा, जरा बताना तो सही। बात जब यहाँ पे दो लोगों के बीच में हुई है तो मंडी वाले से तो कोई लेना देना होगा ही नहीं। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई हम इसको रिस्पॉन्सिबल बना देंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब दो लोगों के बीच में अगर तीसरा बंदा बैठा दिया जाता है तो वो भी घूसखोरी करेगा। और ब्राइबरी इंडेक्स में देख ही रहे हो हमारी हालत कहाँ आ गई है, 82 पे पहुँच गए हैं। आज सुबह ही पढ़ा रहे थे तुमको। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये आपका सेकेंड वाला बिल था जिसको यहाँ पे पास किया गया था ऑर्डिनेंस के फॉर्म में। ओके, तीसरा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आएगा आपका MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हम MSP की बात करते हैं, कमेंट बॉक्स में छापो तो ज़रा कि MSP डिसाइड कौन करता है। MSP जो होता है इसका मतलब है कि अगर कोई भी किसान है, अगर कोई भी फार्मर है, वो किसी भी चीज़ को अगर ग्रो कर रहा है, मान लो कि उसका जो सामान है वो बिका नहीं, मान लो कि उसकी जो फसल है वो ख़राब हो गई, तो इन सब की जिम्मेदारी कौन लेता है? सरकार लेती है और उसको वहाँ पर क्या करेगी? पैसा प्रोवाइड करती है। दिस इज व्हाट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP के अंदर जितनी भी क्रॉप्स आती हैं, एक्चुअल में सारी क्रॉप्स को नहीं रखा जाता, कुछ ही क्रॉप्स को रखा जाता है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो APMC एक्ट आता है, यही पूछा जाएगा, कायदे से लिख लेना। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डिस्क्रिप्टिव का पेपर आने वाला है, Tier 1 का रिजल्ट आया था, Tier 2, ये टॉपिक छपेगा, पक्का सा ये टॉपिक छपेगा। ठीक है, सुनो, ये वाला जो एक्ट है इसका फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमोडिटी एक्ट। ये एक्ट बनाया गया था जिसके अंदर सरकार को जिम्मेदारी दी गई थी कि अगर मान लीजिए फसलें खराब होती हैं तो सरकार क्या करेगी? किसान को पैसा देगी, मुआवजा देगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि ये जो MSP थी, सरकार ने बोला था कि हम इसको डिसाइड करेंगे, बट कब डिसाइड करेंगे वो हम देख लेंगे। अब किसान तो बेचारे डर जाएंगे, क्योंकि अभी तक क्या होता था, पहले से फिक्स होती थी। अब यहाँ पे बोल दिया गया कि भाई हम देख लेंगे। तो किसानों को यहाँ पे ये डर लगा कि मान लीजिए कि आने वाले टाइम पे MSP पूरी तरीके से हटा दिया तो क्या होगा, समझ रहे हो? तो ये यहाँ पे आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनका आप इस्तेमाल आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। ये आपके तीनों लॉ थे जिनको इम्पोज किया गया था। हाँ, इम्पोज किया गया था। समझ में आ गया हो तो एक बार से कमेंट बॉक्स के अंदर फटाक से थम अप करते हुए चलना। ठीक है, सुनिए, यहाँ पे फार्मर्स की जो डिमांड थी वो ये थी कि MSP को इंश्योर करो, मतलब MSP होना ही चाहिए, आप इसको हमें लिख के दे दो। करीबन 11 बार मीटिंग हुई थी लेकिन उसके बाद भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। उसके बाद में बोला गया ये वाला पॉइंट, जिनका डिस्क्रिप्टिव नहीं है उनके लिए ये वाला पॉइंट है। MSP जो डिसाइड करी जाती है वो स्वामीनाथन कमीशन का जो पूरा क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे डिसाइड करी जाती है। हमसे क्राइटेरिया नहीं, हमसे कमीशन का नाम पूछा जाएगा।
अगला, मंडी सिस्टम जो है इसको पूरा सिस्टमैटिक करिए, कहाँ पे पैसा चला जाता है, कहाँ पे जो फसलें हैं वो हमारी खराब हो रही हैं, फिर जब हम उसे बेचने जा रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबका सल्यूशन निकालिए। उसके बाद में किसानों ने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपने रिलीज किया है उसको भी क्या करिए, आप वापस कीजिए। और ये कहा गया था कि जो स्टबल बर्निंग होती है, दिल्ली में आज के टाइम पे आप देख रहे हो धुंध सी छाई हुई है, पॉल्यूशन का लेवल बिल्कुल आसमान छू रहा है, तो कहा गया कि ये जो स्टबल बर्निंग होती है पंजाब हरियाणा के एरिया में, वहाँ पे बोला गया था कि अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उसके ऊपर फाइन और जेल का प्रोविजन लगाया गया था, इसको भी वापस कीजिए। सो दीज आर द पॉइंट्स जो यहाँ पर कहे गए थे किसानों के द्वारा कि इनको वापस लेना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं जब ये ऑर्डिनेंस के रूप में आए तो हरसिमरत कौर जी ने अपना इस्तीफा दिया, जिनके पास में फूड मिनिस्ट्री थी। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर जगह पर ये सामने आता है कि भाई बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको प्रोटेस्ट किया है। फिर यहीं पर एक और नाम आया था, वो याद है, स्वीडन की एक्टिविस्ट, वो जो टूल किट बना दी थी, याद है, जरा नाम लिखना कमेंट बॉक्स में। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हुई थी, लेकिन अब फाइनली ये जो बिल है इस बिल को वापस लिया जा रहा है। आप कुछ देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से आपको प्रोटेस्ट देखने को मिला, और प्रोटेस्ट के बाद में जो यहाँ पे रॉइट्स हुए, यानी कि जो दंगे जैसी सिचुएशन बनी, वो कुछ ऐसी हुई। 15 अगस्त की बात करो या फिर 26 जनवरी, उस टाइम पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी जिनकी वजह से इंडिया के अंदर जो पीस थी वो डिस्टर्ब हुई थी। तो यहाँ पर फाइनली बोल दिया गया है कि अब ये बिल जो हैं ये वापस लिए जा रहे हैं। तो बस आपको यहाँ पर क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। जस्ट बी प्रिपेयर विद इट। आपके पेपर के अंदर ये सारे के सारे सवाल वन लाइनर के फॉर्म में जहाँ आने वहाँ वन लाइनर के फॉर्म में, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आएगा वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में आएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी जो इन्फॉर्मेशन हैं, बाकी जो करंट अफेयर्स है, उसके लिए 6:45 AM शार्प ऑन दिस चैनल, ठीक है। अब आपसे मुलाकात करते हैं अभी 2 बजे। इसके अलावा आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो मैंने अभी हिस्ट्री स्टार्ट करी है। हिस्ट्री के बाद में जियो, पॉलिटी, साइंस, एवरीथिंग, सारे सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आप मेरे अलावा भी जीएस किसी भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, एनी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करने के बाद में। इस वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं। बट एक पॉइंट है, पॉइंट ये है कि इसका अमाउंट तो क्या था, 6500 था, बट एक ऑफर है जो अनअकैडमी ने आपके लिए यहाँ पे दिया है, जिसके अंदर इस अमाउंट को 15% तक कम कर दिया गया है। और अब ये अमाउंट कितना हो गया है, ये हो गया है कितना, 4973। और जब इसके ऊपर आप कोड लगाओगे प्रति 10 तो ये अमाउंट और भी कम हो जाएगा। ये पर्टिकुलर चीज़ आपके लिए वैलिड है बैंकिंग की कैटेगरी में और एसएससी की कैटेगरी में, दोनों के अंदर आप जाके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कोड बस ध्यान रखना कब तक के लिए वैलिड है मेरे को भी नहीं पता। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस टाइमली ज्वाइन कर लेना क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो गए, फिर कोई भी चीज़ छूटे ना। दूसरा, हर संडे को होता है कॉम्बैक्ट, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, अच्छे सवाल हैं, मैं नहीं बनाए। अब ये मत कहना मैं बता दूँ तो स्कॉलरशिप मिलेगी, खुद से मेहनत करो और जीतो स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आपके लिए हर संडे को स्कॉलरशिप होती है, एसएससी यूपीएससी दोनों कैटेगरी में होती है। रेज योर हैंड का ऑप्शन और इसके साथ में आपको रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी मिलता है। चलिए, तो अब आपसे मिलते हैं 2 बजे स्पेशल क्लास में। एंड कल है मैराथन क्लास ऑफ मुगल डायनेस्टी अनअकैडमी पे। कल 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक अनअकैडमी पे आपकी स्पेशल क्लास रहने वाली है मुगल डायनेस्टी की, जहाँ पे थ्योरी पढ़ाई जाएगी और उसके साथ में आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, बट क्वेश्चंस बाद में, पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से आज 2 बजे और फिर कल 9:30 बजे। एंड डेली करंट अफेयर्स 6:45 AM शार्प। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।